हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो अब अपनी स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12 स्टूडेंटों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का ये पांचों चैप्टर का संपूर्ण हम अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 भी लिख दिया गया है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। इन पांचों का देखिए सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ हम देखेंगे, जिसमें परिभाषा होंगे, डेरिवेशन होंगे, ये सब हम देखेंगे जी। अब जो भी प्रश्न देखेंगे ये सभी 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना। इससे पहले के हमने फिजिक्स के 3 वीडियो बनाया है, जिसमें हमने जितने भी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं उसको हमने कवर करा दिया है। अब 3 नंबर की बारी है। 3 नंबर में देखिए आज 5 चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं, फिर से नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी उसमें अगले 5 चैप्टर का पढ़ा देंगे तो 10 तक हो जाएगा। फिर से 4 और चैप्टर पढ़ा देंगे तो 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। जैसे मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है ना। थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे। देखिए फिजिक्स जो है इसमें सबसे पहली बात 2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है ना। और एक है 3 नंबर वाले प्रश्न और एक है 5 नंबर वाले प्रश्न। तो हम ऐसे करा रहे हैं कि 2 नंबर वाले जो प्रश्न है इस पर 3 वीडियो बना हुआ है। ये तो बेसिक बात पता है, 1 to 5 तक का, फिर से 6 to 10 और फिर से 11 to क्या है 14 तक। तो ये है हमारी वीडियो का लेंथ, जो कि आपको ये पता चल गया है। तो ये 3 वीडियो हमने इस पर बना दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। 2 नंबर वाले प्रश्न इस तरीके से आपको मिलेंगे। फिर से आपको यहाँ पे 3 नंबर वाले प्रश्न आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम फिर से 1 से 5 तक देख रहे हैं। फिर से 3 नंबर वाला आएगा जिसमें 6 से 10 तक देखेंगे, फिर से 11 to 14 तक देखेंगे जी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से हम 5 नंबर वाले भी कराएंगे। भले ही टाइम लगे, थोड़ा सा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो या थोड़ा कम लंबा हो, बट हम फिर भी पढ़ाएंगे जी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपसे केवल यही कहूँगा, सपोर्ट करने की आवश्यकता है, सपोर्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहले वीडियो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद सपोर्ट करना है, ठीक है ना। चलिए जी, फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। देखिए संपूर्ण किताब के 3 नंबर वाले प्रश्न, अध्याय 1 से 5 तक की हम बात कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विद्युत फ्लक्स से आप क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। पहला क्वेश्चन, तो विद्युत फ्लक्स हमसे पूछा जा रहा है जी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। यहाँ पे हमने लिखा है किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, हमें समझ कर ही याद करना है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि कोई भी, देखिए सिंपल सी बात है, कोई आवेशित पिंड है, उसके लंबवत निकलने मतलब आने और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब मान लेते हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिगर से हम समझाते हैं जी। फिगर से समझेंगे आसानी से याद भी हो जाएगा। सपोज डेट ये एक हमारा क्या है, एक आवेशित पिंड है। ये कोई आवेशित पिंड है जिस पर मान लेते हैं Q आवेश रखा गया है। अब ये कोई आवेशित पिंड है तो जाहिर सी बात है, जब आवेशित पिंड होता है तो इससे बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इस आवेशित पिंड से निकलती भी हैं और इसमें प्रवेश भी करती हैं। इस तरीके से बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इस तरीके से निकलती हैं और बहुत सारी विद्युत बल रेखाएं इसमें क्या करती हैं, प्रवेश भी करती हैं। तो ये सभी क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है सभी ये विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, हमारा आवेशित पिंड है। इसको मैं नाम दे रहा हूं यहाँ पे आवेशित पिंड है। पिंड मतलब कोई भी पदार्थ है, आवेशित पदार्थ है जिस पर कोई आवेश है। तो हमने यही बात बताया ना, सिंपल सी बात, कि जब कोई भी आवेशित पिंड है, कोई भी ये आवेशित पिंड है, तो किसी आवेशित पिंड के लंबवत मतलब जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वो जो विद्युत बल रेखाएं अपने पृष्ठ पर 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी, 90 डिग्री का कोण बना रही होंगी, तो उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, किसी आवेशित पिंड से आने वाली मतलब किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली, देखिए आने वाली और जाने वाली
विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। देख रहे हैं ना, ये विद्युत बल रेखाएं आ रही हैं और ये देख रहे हैं, ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं इससे निकल रही हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने वाली और जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूं आप समझ के होंगे। विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, या फाई ई से। फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा होता है, ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, विद्युत फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना। दूसरा एक और बात याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पर देखिए एक और बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, जैसे ये आपको, ये बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहते हैं यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ds क्या है, अल्पांश पृष्ठ है, और ये cos थीटा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो ये सभी क्या है समझिएगा। ये कोई आवेशित, ये कोई पृष्ठ है, ठीक है ना, ये एक अल्पांश पृष्ठ है, मान लेते हैं ds, ये कोई अल्पांश पृष्ठ है और इस पृष्ठ पर ये लंब है, इस पृष्ठ पर ये सपोज डैट इस पृष्ठ पर ये लंब है। अब मान लेते हैं इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है जो है ई, इस दिशा में। हम ये कह रहे हैं कि लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण है थीटा। समझ रहे हैं? तो वही है, ई क्या है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है ना। ये ds क्या है, ये एक अल्पांश पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल है जो है ds, और यहाँ पे थीटा क्या है, तो लंब और विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण है जो है थीटा, ठीक है ना। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे याद रखेंगे, इसका मात्रक याद रखेंगे कि मात्रक इसका क्या होता है, मात्रक याद रखेंगे वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। तीसरी एक और बात याद रखेंगे, ये कौन सी राशि होती है, तो राशि इसका याद रखेंगे, यह अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट हमारे एक और बात याद रखेंगे कि इसका विमीय सूत्र, इसका जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, m l माइनस 2t-3a-1 होता है। ये इसका विमीय सूत्र भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ml2t-3a-1 होता है, ठीक है ना। ml2 सॉरी ये कहाँ पे चला, ml2t-3a-1 ये इसका क्या है, विमीय सूत्र है। तो मैं आशा करता हूं कि परिभाषा, फिगर, फॉर्मूला हमने यहाँ पे बता दिया, मात्रक, राशि, विमीय सूत्र पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया है। ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है तब जाकर आपको 3 नंबर मिलेंगे। मात्र यहाँ पे क्या तात्पर्य है, अब मात्रक कह दिया तो मात्रक लिखना अनिवार्य हो गया, और तात्पर्य में हम सब लिखेंगे, ये इसका क्या है, परिभाषा क्या है, फिगर क्या है, फॉर्मूला, क्योंकि 3 नंबर की बात है। अब 3 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो पूरा एक्सप्लेन आपको करना होगा फिगर सहित। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, ठीक है ना। चलिए ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देखिए दूसरा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, और 2 × 10⁻⁸ कूलाम × मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का विद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर झुका है, ठीक है ना। तो द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा एवं उस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें कुछ परिभाषा पूछा गया है, उसके साथ साथ हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, ठीक है ना, यही ना पूछा गया है जी। तो चलिए हम न्यूमेरिकल भी लगाएंगे, पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा में यहाँ पे दो चीज़ों को पूछा गया, एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है इसका। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव जान लेते हैं, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम जान लेंगे, उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे जी। अब मैं आशा करता हूं कि ये जो बहुत सारे स्टूडेंट है ये पहले से उनको तैयार होगा, तैयार है तो अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, नहीं तैयार है तो याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे बात आप समझेंगे। यहाँ पे मैं फिगर बना दे रहा हूँ, इस वैद्युत द्विध्रुव के लिए नीचे में फिगर बना दे रहा हूँ। सपोज डैट ये दो आवेश हैं, ये दो बिंदु आवेश है, एक पर मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश है, एक पर मान लेते हैं माइनस क्यू आवेश है, ठीक है ना। और इन दोनों का बीच की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, जिसे हम बहुत ही कम है इसलिए 2L मानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है जो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ये जो दो आवेश है ना, ये दो आवेश हैं, ये बहुत ही अल्प दूरी पर हैं, अल्प दूरी पर हैं, ठीक है ना। अल्प दूरी पर ये क्या है, दोनों आवेश हैं, ठीक है ना। और ये दोनों जो आवेश हैं ये परिमाण में तो समान है, ठीक है ना, परिमाण में क्या है, समान है। परिमाण में समान का मतलब क्या होता है समझे, परिमाण में समान का मतलब ये होता है कि वजन हम करेंगे ना तो ये दोनों का वेट उतना ही है, परंतु विपरीत आवेश है, एक पर प्लस क्यू आवेश है, एक पर माइनस क्यू आवेश है, परंतु क्या है, विपरीत क्या है, आवेश है। मतलब यहाँ पे क्या बात समझे हमने कि अल्प दूरी पर देख रहे हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो अल्प है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश के इस बने निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हम परिभाषा ये कह सकते हैं कि अल्प दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश, मतलब अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश, ठीक है ना, क्योंकि परिमाण में समान है और विपरीत आवेश है, तो हम यही कहेंगे कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण व विपरीत आवेश कि इस बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, दो बार बोल दिया, वही लिखा गया, अल्प दूरी पर स्थित समान परिमाण व विपरीत आवेश के बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे, ठीक है जी। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव तो समझ लिए, उसके बाद ये फिगर आप जरूर यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट के लिए फिगर है, ठीक है, इसके लिए। अब दूसरा, इसके लिए भी आप ये फिगर जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसी को तो वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं ना। तो वैद्युत द्विध्रुव में से कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश, जैसे इन दोनों में से कोई भी हमने एक आवेश ले लिया, ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के जो बीच की अल्प दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है उसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ रहे हैं, तो यही इसका मेन क्या होता है, फॉर्मूला होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। जो होता है, हमने ये कहा कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव में से कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही लिखा गया P = 2L × Q। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अगर हम इसको लिखना चाहें तो P = 2QL हम इसको लिख सकते हैं, P = 2QL। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से हम प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए और आ भी गई होगी, ठीक है ना। एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि इसका जो मात्रक होता है,
ठीक है ना। इसका मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ के हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके फॉर्मूले न्यूमेरिकल जो है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए जी, ले लें, ले लिए होंगे, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, यहीं पे आपको न्यूमेरिकल में आपको दिखाऊंगा जी, ठीक है ना। यहीं पे मैं सिखा दूंगा न्यूमेरिकल भी, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ देर के लिए आप ये भूल जाएं कि ये सब क्या लिखा गया है, बस अब न्यूमेरिकल पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये तो हमने 2 कंप्लीट कर लिया है। अब आता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 × 10⁻⁻8 कूलाम इंटू मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब ये किसका मान दे दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये P का मान दिया गया है, क्योंकि उसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है। तो यही बात हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, दिया है। हल में हम अब हल कर रहे हैं, यहाँ पे हल आप लिख सकते हैं, तो समझिएगा। दिया है में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान यहाँ पे दिया है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या दिया है, P का मान दिया है 2 × 10⁻8 और कूलाम इंटू मीटर, ये दिया है, इतना लिख दिया हमने। फिर से कह रहे हैं इतना द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसका मतलब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है। देखिए कभी भी हम मात्रक से ही वैल्यू का पता लगाते हैं, वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान जो दिया है वो 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर दिया है, वोल्ट प्रति मीटर दिया है। एक और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये भी याद रखेंगे, और वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ये भी याद रखेंगे। कभी भी क्वेश्चन कितना भी घुमाए, बट मात्रक यदि सबका मालूम है ना तो वैल्यू को तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे कहीं भी विद्युत क्षेत्र कह रहा है जी, यहाँ पे देखेंगे तो कहीं भी विद्युत क्षेत्र नहीं कह रहा है, बट हम समझते वैद्युत द्विध्रुव का मान ये भी है, ये भी वैद्युत द्विध्रुव का मान है, ठीक है। तो परंतु मात्रक अगर ध्यान रखेंगे तो पकड़ लेंगे कि वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र, तो मतलब ये विद्युत क्षेत्र का ही मान दिया है। तो इसीलिए कभी भी क्वेश्चन कितना भी क्यों ना घुमा दे, मात्रक यदि आपको पता है ना, आप आराम से उसको कर पाएंगे। तो इसीलिए मात्रक हमेशा मैं बताता हूं, उसको याद कर लीजिएगा। तो 2 बात हमें पता चल गया। तीसरा एक और चीज हमें यहाँ पे मिल रहा है, जो है कोण। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो कोण कह रहा है कि 30 डिग्री पर झुका है, मतलब यहाँ पे थीटा का जो मान यहाँ पे दिया जा रहा है वो 30 डिग्री दिया जा रहा है। तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं उस पर कार्यरत बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बल युग्म आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि बल युग्म आघूर्ण, मतलब बल आघूर्ण का हम फॉर्मूला जानते हैं। बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ। और टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है PE साइन थीटा, ये होता है टाउ इक्वल टू। आशा करता हूं कि ये आपको याद होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा होता है। अब समझिएगा, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो टाउ इक्वल टू P का मान कहाँ पे है जी, 2 × 10⁻⁸, 2 × 10⁻⁸, और E का मान यहाँ पे दिया है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵, ठीक है ना। और साइन थीटा, तो साइन के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन, और थीटा के जगह पर, थीटा कोण कितना है 30 डिग्री है, तो 30 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये जो सॉल्व करते हैं तो टाउ इक्वल टू, देखिए
हम 2 का 2 में गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 4 गुणे, अब 10 टू द पावर -8 है और ये 10 टू द पावर 5 है। 8 में से 5 चला गया तो 10 टू द पावर -3 बचेगा, तो ये हमने लिख दिया। अब साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये तो बात पता ही है, तो 1/2 हमने लिख दिया। अब 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, मतलब 2 बार में कट गया, कैंसिल हो गया ना 2 बार में। तो यहाँ से हमें देखिए, यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से जो टाउ का मान हमें मिला वो क्या मिला, 2 × 10 टू द पावर -3, ठीक है ना, 2 × 10 टू द पावर -3, ये हमारा वैल्यू आ गया। ये किसका वैल्यू है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये हमारा वैल्यू है, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमारा क्या है, वैल्यू है, ठीक है। और ये न्यूटन टू मीटर हो जाएगा, न्यूटन/मीटर। तो ये हमारा आ गया वैल्यू जी। तो जैसे ही हमने यहाँ पे दिख रहे हैं टाउ का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के फॉर्मूले से ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना। बल युग्म आघूर्ण का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे कह रहे हैं बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण का ये फॉर्मूला है जिसको हमने लगाकर ये निकाला। अब उसके बाद हमें स्थितिज ऊर्जा का भी निकालना है। तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू -PE cos थीटा होता है। तो ये होता है फॉर्मूला जी स्थितिज ऊर्जा का। थोड़ा सा हम आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं तो समझिएगा। अब मान लिखते हैं माइनस P का मान यहाँ पे देख लीजिए, P का मान कितना था जी, P का मान 2 × 10 टू द पावर -8 है, तो हम लिख देंगे 2 × 10 टू द पावर -8। और E का मान कितना है, तो यहाँ पे E का मान 2 × 10 टू द पावर 5 है, तो हम लिख देंगे 2 × 10 टू द पावर 5 ओनली, ठीक है। और ये कॉस है और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको पता होगा। अब उसके बाद 2 दूना 2 का 2 में गुणा करा देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 10 टू पावर 8 10 टू द पावर 5, तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। और कॉस 30 अंश का मान होता है रूट में 3/2 होता है, इतनी बात पता है। इस रूट से 2 दूना 4, 2 बार में कैंसिल, तो यहाँ से U का जो हमारा मान आएगा 2 अब ये 2√3 से गुणा कर लेगा तो 2√3 × 10 टू द पावर 3, तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये हमारा कार्य आ जाएगा। और कार्य का तो मात्रक जूल ही ना होता है जी, तो जूल हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये हमारी जो स्थितिज ऊर्जा है ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 3 नंबर वाले प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं कि 3 नंबर वाले प्रश्न कितने लॉन्ग टाइप होते हैं, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। इतना सॉल्व करेंगे 3 नंबर मिलेंगे। और मैं केवल इसीलिए ये सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सब आए हुए हैं दोस्त, ठीक है ना। तो मैं एक एक प्रश्न को कहूँगा कि थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई कर लीजिए, और जितने भी हम क्वेश्चन को करा रहे हैं ये सभी को पढ़ते हुए चलिए। आज आपको शाम को ये तो वीडियो मिला है, आप देख रहे हैं, अच्छी बात है। सुबह में, ठीक है ना, कल सुबह में ही आपको फिर से एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, और देखिएगा ज़रूर उसमें, ठीक है ना। अब मैं पहले नहीं बताऊंगा, सुबह में मिलेगा तो उसको देखिएगा, तब आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। संपूर्ण किताब की वहाँ पर डिस्कस होगी। अब चलिए क्या मिलने वाला है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगला हमारा तीसरा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, और विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। अब चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए विभव प्रवणता का एक फॉर्मूला होता है। देखिए विभव प्रवणता का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता इक्वल टू होता है विभव में परिवर्तन बटे क्या होता है, दूरी में परिवर्तन। ठीक है ना।
तो ये होता है क्या होता है विभव प्रवणता। क्या क्या होता है, फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता इक्वल टू विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये आता है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश, मतलब उसी दिशा में बात हो रही है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुदिश विभव, मतलब विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को ही, विभव में परिवर्तन के दर को, विभव में परिवर्तन के दर को ही हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। तो ये विभव प्रवणता का एक फॉर्मूला है जिसको आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या है, विद्युत क्षेत्र के दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन के दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको विभव प्रवणता आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। वही बात लिखा गया है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अब आता है, देखिए यहाँ पर विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे कि देखिए इसको अगर हम सांकेतिक रूप में दर्शाएं तो इसको हम विभव प्रवणता को इसको अगर हम सांकेतिक रूप में भी हम दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। तो विभव प्रवणता को इसको हम देखिए विभव प्रवणता इक्वल टू जो यहाँ पर विभव में परिवर्तन है इसको माइनस डेल भी से दर्शाते हैं और इसको दूरी में परिवर्तन को डेल एक्स से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से दर्शाया जाता है जी। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात इतना लिखने के बाद अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है ना। तो वीडियो थोड़ी देर के लिए कट गया था, चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर इतना तो जान लिया कि विभव प्रवणता क्या होता है, पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया। परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब हमें दूसरा इसमें जानना है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ये हमें जानना है। तो चलिए जी जानते हैं। तो यहाँ पे एक हम हेडिंग डाला, क्या करते हैं, हेडिंग रखते हैं। वो क्या है, हम लिखते हैं कि विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, तीव्रता में संबंध, ठीक है ना। चलिए जी, तो विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, अब इनको हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले संबंध जानने के लिए हमें एक बात जानना जो आवश्यक है वो क्या है, एक फिगर। यदि फिगर समझ लिए तो इनमें संबंध भी आप पता लगा पाएंगे। तो फिगर पे हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले एक बात जान लें कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध जो होता है वो E इक्वल टू माइनस डेल भी बाई डेल एक्स होता है। तो ये आपका यही हमें प्रूफ करना है, यही है। जैसे यहाँ पे E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विभव प्रवणता क्या है, माइनस डेल भी बाई डेल एक्स है, यही विभव प्रवणता है। जहां पर डेल भी क्या है, डेल भी है विभव में परिवर्तन, डेल एक्स क्या है, दूरी में परिवर्तन। तो यही ना विभव प्रवणता के बराबर है। तो इधर वाला विभव प्रवणता है, इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो चलिए जी यही हमें प्रूफ करना है, हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम एक, सबसे पहले तो एक हम यहाँ पे आवेश लेते हैं। यहाँ पे समझिएगा ये एक आवेश है, ठीक है ना, यहाँ पर एक आवेश है, ठीक है। सॉरी जस्ट अ सेकेंड। चलिए यहाँ पे एक आवेश है, मान लेते हैं ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है ना। अब प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा है, मान लेते हैं इस ओर, ठीक है ना। ये प्लस क्यू आवेश एक बिंदु आवेश है, इससे मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। जाहिर सी बात है ये आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, ठीक है ना। अब इस विद्युत क्षेत्र में हम दो पॉइंट लेते हैं, एक यहाँ पे एक पॉइंट हम लेते हैं, एक यहाँ पे बिंदु लेते हैं, दो बिंदु लेंगे। ए को ए कहते हैं, दूसरे बिंदु जो है वो बी है, ठीक है ना।
अब दूसरी बात यहाँ पे समझिएगा, ये जो आवेश है, इस आवेश के कारण इस पर भी एक विभव उत्पन्न होगा, इस पर भी एक विभव उत्पन्न होगा, ठीक है ना। तो इस पर मान लेते हैं विभव जो उत्पन्न हो रहा है वो भी है, और इस पर जो है देख रहे हैं इस आवेश से ये थोड़ा पास है बिंदु, तो इस पर भी आवेश उत्पन्न होगा। इससे ये थोड़ा दूर है तो इस पर क्या होगा, v माइनस डेल v क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, जो क्या है, जो ये है कि ये मान लेते हैं जो आवेश है ये बिंदु O है, तो O से याद रखेंगे, O से A तक की दूरी है वो x है, ठीक है ना। O से A तक की दूरी x है, और इसको आप याद रखेंगे कि ये जो दूरी है इसे हम dx कह रहे हैं, dx कहें या हम कह सकते हैं dx न कहकर हम d से दर्शाएं या डेल x से हम दर्शा दे रहे हैं। डेल x मतलब अल्पांश दूरी है, और ये टोटल दूरी अब मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक डेल x है। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछ दे कि ये टोटल दूरी कहाँ से, O से लेकर B तक की जो टोटल दूरी क्या होगी, तो हम कह सकते हैं x प्लस डेल x, ठीक है ना, x प्लस डेल x के बराबर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक डेल x है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी होगा वो x और डेल x के योग के बराबर होगा। तो ये इतना हो गया जी। अब बात यहाँ पे हमें समझने वाला है कि सबसे पहली बात यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये जो यहाँ पर अगर ये जो बिंदु B है, ठीक है ना, जो बिंदु B है यहाँ पर एक Q0 आवेश है, एकांक यहाँ पे एक आवेश है, ठीक है ना, एकांक धन आवेश है। अब इस एकांक धन आवेश यहाँ पे इस बिंदु P पर है, तो ये भी आवेश है, ये भी एकांक धन आवेश है। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यही गणना करेंगे। क्या हम गणना करते हैं समझिएगा, सबसे पहले हम गणना करेंगे कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो लगने वाला एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, तो बल का एक फॉर्मूला होता है, बल F इक्वल टू E इंटू Q, ठीक है ना। ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि बल बराबर E इंटू E होता है। कैसे ये फॉर्मूला आया, ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। आप कहेंगे कि ये कैसे सर फॉर्मूला आ गया, आपको कैसे पता है ये फॉर्मूला। तो देखिए हमने एक बात पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता पढ़ा था, तो E इक्वल टू F/Q हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो ये एकांक आवेश है, तो हमने यही कहा था कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, इसी बल का तो हम बात कर रहे हैं। यदि F का यहाँ से मान निकालें, ये Q इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो E इंटू Q हो जाएगा कि नहीं। और यही फॉर्मूला तो हमने यहाँ पे लिखा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो ये फॉर्मूला है। तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लगा दिया कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल का ये फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल का ये फॉर्मूला हो गया, Q0 है ना, तो Q0 लिख देंगे क्योंकि ये एकांक धनावेश है। तो अब समझिएगा, अब हम कह रहे हैं सबसे पहले इस आवेश के कारण एकांक धनावेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला से हमने ये लिख दिया। अब हम कहते हैं कि ये जो एकांक धनावेश है इसको बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की गणना करेंगे। तो हम यही लिखेंगे कि एकांक आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, इस तरीके से हमने लिख दिया कि बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो अब कार्य की हम गणना करेंगे। तो देखिए समझिएगा, B से हम A तक ला रहे हैं, मतलब छोटा दूरी ही हम तय कर रहे हैं। तो छोटा कार्य लेंगे, तो छोटा कार्य के लिए हम डेल का प्रयोग कर रहे हैं, डेल W का मतलब ये छोटा कार्य है। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल F हो गया, ठीक है। अब विस्थापन कहाँ से, B से A तक ला रहे हैं, तो विस्थापित यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो दूरी क्या है, विस्थापन यही नहीं हो रहा है, डेल x। तो ये हमने लिख दिया डेल x, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक हम ऋणात्मक का चिन्ह लगाएंगे। अब आप सोचेंगे सर क्यों यहाँ पे ऋणात्मक का चिन्ह लगाया गया, ये जाहिर से क्वेश्चन आना चाहिए। इसलिए हमने लगाया है क्योंकि देखिए ये भी प्लस Q आवेश है, ये भी एकांक धन आवेश है।
तो ये भी, इस पर भी धन है, ये भी धन है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा ना, क्योंकि ये प्लस है ये भी प्लस है, तो जब समान आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ये आवेश इसको दूर भगाएगा। परंतु हम इस आवेश को जस्ट, ये तो इसको दूर भगा रहे हैं पर इसको हम जस्ट विपरीत ओर ला रहे हैं, फिर से भी हम आगे इसको ला रहे हैं, तो ये माइनस दर्शाता है कि इस आवेश के विपरीत ओर भी बल लग रहा है इस आवेश के कारण, ठीक है ना। तो वही विपरीत के लिए यहाँ पे बल माइनस यहाँ पे चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे डेल डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखिए माइनस हमने लिख दिया, एफ का मान यहाँ से हम रख लेते हैं, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट से ई इंटू क्यू नॉट फिर से इंटू डेल एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे देखिए ये क्यू नॉट इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम इधर लाते हैं तो डेल डब्ल्यू, ये क्यू इधर आता है तो क्यू नॉट हो जाएगा, इधर क्या बचा माइनस ई इंटू डेल एक्स बचा है, तो ये हमने लिख दिया ना। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, विभव का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। देखिए ऊपर कार्य है नीचे आवेश है, यहाँ पे भी ऊपर कार्य है नीचे आवेश है, तो कार्य और आवेश का जो अनुपात होता है वो विभव के बराबर होता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, ये छोटा कार्य है ये एकांक आवेश है, तो इसका मतलब छोटा यहाँ पे विभव हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि डेल भी लिख सकते हैं, इसके ये जितना है उसके बराबर में डेल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अरे भैया यहाँ पे समझ रहे हैं ना, डब्ल्यू बाई क्यू की जगह पर भी लिख सकते हैं, तो वही डेल डब्ल्यू है तो डेल भी हमने लिख दिया, तो डेल भी इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल एक्स है, तो ये हमने लिख दिया। आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। अब देखिए बात यहाँ पे ये समझने वाली है कि अब तो हमारे ये हो ही गया है, ठीक है ना। अब देखिए अब ये कुछ नहीं, ये जो हमारा यहाँ पे डेल एक्स है इसको हम इधर से इधर भेजते हैं, तो जैसे ही हम भेजेंगे देखिए ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो जो ई का फॉर्मूला निकलेगा ई इक्वल टू, ठीक है ना, ये इधर आ गया तो डेल भी और डेल एक्स हो जाएगा, ये इधर माइनस है ये भी इधर आ जाएगा, तो ये ऊपर यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो मेन हमारा मोस्टली यही फॉर्मूला बनता है जी, ठीक है ना, ये हमारा मेन फॉर्मूला बनता है जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ये हमारा विभव प्रवणता के लिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया। पहले स्क्रीनशॉट ले लें, आगे अभी हम समझाएंगे, ठीक है ना। मैंने इसलिए थोड़ा सा मैंने देखने के लिए है, चलिए जी ठीक है, अब दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं लाइट ऑफ कर दूं क्या, एक तो लाइट और मैं ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, थोड़ा लाइट ज़्यादा हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। चलिए यहाँ पे मैं आपको ये समझाने वाला था कि देखिए ये परिभाषा लिखने के बाद फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये आप हेडिंग डालेंगे, ये फिगर बना लेंगे। अब फिगर बनाने के बाद इसको चाहे तो थोड़ा सा अपने 2 लाइन थोड़ा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, प्लस क्यू आवेश से x दूरी पर एक मतलब प्लस क्यू आवेश मतलब हम ऐसे कह सकते हैं ना, माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तथा इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा x है, ठीक है ना। और विद्युत क्षेत्र के दिशा में हमने 2 बिंदु A और B लिया है, A और B लिया है जिनके बीच की दूरी डेल x है और O से A तक की दूरी x है। अब बिंदु A पर भी विभव है और बिंदु B पर भी माइनस डेल भी विभव है और बिंदु B पर Q नॉट आवेश है। इतना ही, ऐसे ही आप एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब सभी के बारे में आप बता देंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखें, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, बस इसको एक्सप्लेन करना है। इतना लिखने के बाद चुपचाप आप ये सब लिख लीजिएगा, आपका काम कंप्लीट होता है। यदि ये न लिख पाए तो केवल फिगर बना के भी आप ये लिख देंगे, फुल नंबर मिलेंगे, उसका टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज हमारी नोट्स है ही, आपको तो पता ही है कि नोट्स दिया जा रहा है, तो आप उसको ले भी सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मिनिमम आपको प्राइस में आपको सभी नोट्स भी दिए जा रहे हैं, तो आपके ऊपर हैं। ये सब मैं बहुत बार बता भी दिया हूँ, तो फिर से मैं डिस्कस उस पर नहीं करूँगा, ठीक है ना। चलिए जी, जिनको लेना है वो तो ले ही रहे हैं। अगला देखिए यहाँ पे हमारा आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी,
देख लीजिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। अब वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इसको चलिए जी अब हम करते हैं, अब पूरी अच्छे तरीके से हम इसको ज्ञात करते हैं। चलिए तो सिंपल सा हम इसी को हेडिंग बना दे रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक। इस तरीके से आप हेडिंग लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद समझिएगा, सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए एक फिगर आप ये जरूर बनाएंगे। सपोज डैट यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिए यहाँ पे दो बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, ये दो बिंदु है, ठीक है ना। एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। ए पर मान लेते हैं ए पर -q आवेश है, बी पर +q आवेश है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब देखिए ये दोनों जो आवेश है इनकी बीच की जो दूरी है, इनका जो बीच का जो दूरी है वो 2l है, ठीक है ना, मतलब अल्प दूरी है। और इन दोनों आवेशों का एक मध्य बिंदु होता है जिसे हम उदासीन बिंदु कहते हैं, जो है O। उदासीन बिंदु का मतलब इस आवेश और इस आवेश का यहाँ पे जो प्रभाव होगा, ठीक है ना, वो 0 होगा, इसलिए ये उदासीन बिंदु यहाँ पे कहते हैं, ठीक है जी। इतनी बात आप समझ गए ना कि माना दो बिंदु आवेश मतलब माना दो बिंदु A व B हैं जिस पर क्रमशः -q और +q आवेश उपस्थित हैं। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा दोनों आवेशों के मध्य एक उदासीन बिंदु O है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव का, ये एक वैद्युत द्विध्रुव ही हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का व्यंजक। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि ये दोनों जो आवेश है इससे होकर जाने वाली जो आगे जो रेखा होगी उसी को हम अक्षीय स्थिति कह देंगे। तो ये एक अक्ष हो गया, तो मान लेते हैं इस अक्ष के इस बिंदु ये मान लेते हैं P है, तो इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव ज्ञात करना है इस बिंदु P पर, ठीक है ना। तो एक और बात यहाँ पे आप समझ लें कि यहाँ से उदासीन बिंदु से बिंदु P तक की जो दूरी है वो x है। उदासीन बिंदु से बिंदु P तक की जो दूरी है वो x है, ठीक है ना। आशा करता हूं कि इतनी बात यदि आप समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले अब हम इतनी बातों को अगर आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर माना के करके एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो बिंदु, देखिए मैं पूरा अच्छे से आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाना भी सीखें। मैं ये कह रहा हूँ माना दो बिंदु A व B हैं जिस पर क्रमशः क्या है? -q व +q आवेश उपस्थित है, ठीक है ना। और भी इसमें लिखेंगे, हमने यही बताया कि माना दो बिंदु A व B हैं। अब लिखिएगा माना दो बिंदु A व B हैं जिस पर क्रमशः -q और +q आवेश उपस्थित है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तथा दोनों के बीच एक उदासीन बिंदु O है। उदासीन बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलिए जी अब इस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से अब गणना स्टार्ट हम कर रहे हैं, तो हम ये लिखेंगे कि सबसे पहले इस आवेश के, ये एक आवेश है तो इस आवेश के कारण इस पर विद्युत विभव की ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव, +q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव, मतलब +q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसको हम V1 लेकर चलते हैं, ठीक है ना। +q आवेश के कारण उत्पन्न विभव को V1 लेकर चलते हैं। तो V1 = विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है।
तो Q बाई आर होता है ना, तो R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अब चाहिए, बिंदु P से बिंदु प्लस Q आवेश से बिंदु P तक के ज्ञात कर रहे हैं, तो ये दूरी चाहिए। तो हमें ये पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है x है, ठीक है ना। हमें ये भी बात पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2l है, इसका मतलब ये l होगा और ये भी l होगा। तो हम चाहें तो x में से यदि l को घटा दें, अगर पूरे में से इतनी दूरी को घटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा ना, तो x माइनस एल हम कर सकते हैं, तो वही हम कर देंगे x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हम सबसे पहला ये हमारा फॉर्मूले से मिलता है, तो ये हमारा हो गया जी, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा ये समीकरण हो जाएगा। क्या हमने बताया कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब दूसरा, इतनी बात समझ के ना, अब ये फॉर्मूले से ही आया है। विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये होता है। तो देखिए वही विद्युत विभव हम ज्ञात कर रहे थे, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब Q है तो देखिए यहाँ पे प्लस Q आवेश है, तो प्लस हमने लिया है, यहाँ पे प्लस हम चाहें तो लिख सकते हैं, बट लिखने का क्या मतलब, यहाँ तो प्लस है ही। R क्या है, दूरी है, तो ये दूरी है, तो इनके बीच की दूरी हमने ये ले लिया, x माइनस एल कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो वही हमने ले लिया है जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखिए जिस तरीके से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विभव ज्ञात किया है, ठीक उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न विभव की गणना करेंगे। तो हम यही लिखते हैं, क्या लिखेंगे जी, हम फिर से लिखेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विभव, ठीक है ना। तो P पर उत्पन्न विभव की ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसके लिए V2 का प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए V2 का प्रयोग करते हैं, तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस Q है, तो माइनस यहाँ पे हम Q लिख देंगे, माइनस Q, और बाई आर स्क्वायर, R है ना, Q बाई आर, यहाँ पे R स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूले में ओनली R होता है, ठीक है ना। तो ये x माइनस एल हो जाएगा। अब समझिएगा यहाँ पे R, अब दूरी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें टोटल ये दूरी चाहिए, क्योंकि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात कर रहे हैं, तो ये टोटल दूरी चाहिए। तो हमें जानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है l, तो x प्लस एल कर देंगे तो ये टोटल दूरी निकल जाएगा। तो वही हम लिख देंगे x प्लस एल, इतना लिख दिया हमने, ये टोटल दूरी हमारा निकल गया। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया जी। तो इसको हम समीकरण 2 करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तब जब हमने दोनों बिंदुओं के लिए, जब हमने देखिए जब हमने इसके लिए भी विभव निकाल लिया, इसके लिए भी विभव निकाल लिया, जब दोनों के लिए निकल गया तो दोनों विभव को जोड़ देंगे तो हमें विभव, यहाँ पे जितना विभव होगा कुल विभव निकल जाएगा। तो हम यही लिखेंगे तब, तो हम लिखेंगे तब परिणामी विभव, तब परिणामी विभव हम ज्ञात करते हैं। तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। यदि हम दोनों विभवों को जोड़ देंगे तो हमें टोटल विभव कुल विभव निकल जाएगा, तो हम इन दोनों विभवों को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं जी। तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या निकलता है, तो V इक्वल टू इसका V1 का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बात को यहाँ पे समझने वाली है। तो यहाँ पे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अब Q बाई x माइनस एल हमने यहाँ पे कर दिया। अब बीच में प्लस है तो प्लस हमने कर दिया। फिर से V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस Q है, माइनस Q और
x प्लस एल है, तो ये हमने लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात समझिएगा, एक लाइन थोड़ा सा मुझे कम करना है, इसलिए मैं यहीं पे करेक्ट करना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस होता है, तो यहाँ का मैं हटाकर माइनस और यहाँ पर ही माइनस में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको। तो देखिए हम इसमें देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी है और यहाँ पे भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। दोनों में से ये हम कॉमन कर लेते हैं, तो कॉमन कर लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इधर बचा क्या, q बाई एक्स माइनस एल बचा, माइनस इधर भी क्या बचा, q, इधर बचा x प्लस एल, ये बचा जी, ये दो बचे हुए हैं। अब दोनों में देख रहे हैं हमें आवेश भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी, तो आवेश को भी कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन कर लिए तो q इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 1/x माइनस एल बचा और माइनस 1/x प्लस एल बचा, तो ये हमने लिख दिया जी, ठीक है। अब बात को यहाँ पे फिर से समझने वाला है, ये तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ पे बात ये समझने वाला है कि इन दोनों को कॉमन, दोनों का हम लॉसा ले लेते हैं। तो लॉसा लेने का सिंपल सा मतलब है x माइनस एल और गुणा में हम कर देंगे x प्लस एल, x माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल, ये हमने इन दोनों का लॉसा ले लिया है, ठीक है ना। लॉसा लेने का मतलब ये दोनों को नीचे हमने ले लिया। अब इससे इसमें भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये वाला 1 में गुणा करा देगा, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एल हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, इससे ये कट गया तो ये ऊपर जाएगा तो x माइनस एल हो जाएगा। तो उस बात को समझिएगा, x माइनस एल ये हो जाएगा, बट इस माइनस के कारण ये माइनस क्या हो जाएगा, ये तो माइनस, ये वाला प्लस हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये कोष्टक में है, ये माइनस अंदर वाले को प्लस कर देगा, तो इसलिए ये हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात को समझिएगा, इतना हो गया ना। यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस ही वो रहने देते हैं, जिसके कारण गलत हो जाता है, ठीक है ना। इससे ये कट गया तो ये टोटल ऊपर जाएगा तो ऊपर तो करा देगा, बट इस माइनस के कारण ये तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। अब समझिएगा, ये प्लस एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बचा क्या यहाँ पे, बचा यहाँ पे ये कि यहाँ पर बचा v इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एक l 2 l है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2l हमने लिख दिया। और नीचे क्या है, नीचे a माइनस एल इंटू ए प्लस एल है, मतलब समझिएगा a माइनस बी एक कोष्ठ में a प्लस बी हो, तो ये जानते हैं फॉर्मूला किसका होता है, ये जिसके बराबर होता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी होता है एक कोष्टक में। तो ऐसे ही a माइनस बी और a प्लस बी अगर है तो इनके जगह पर हम a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा देख लूँ, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है जी, कोई नहीं, थोड़ा सा मैं इसको पतला कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दे रहे हैं जी, ठीक है। बात को आप समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर v इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और उसके बाद ये 2l हो गया, 2l है तो 2l हो गया। अब बटे ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसके जगह पर x स्क्वायर और माइनस l का स्क्वायर, ये हम इतना कर देंगे जी, ठीक है ना। ये हम इतना यहाँ पे कर देते हैं। अब उसके बाद अब क्या हुआ यहाँ पे, अब देखिए आगे बढ़ाते हैं तो v इक्वल टू, ये तो देखिए ये इधर जाकर गुणा कर लेगा तो ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ये q इसमें जाकर गुणा कर लिया तो 2q
2QL हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ना केवल यहाँ पे बचा जो है वो एक्स स्क्वायर ही बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बात आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर एक बात ये आपको लिखना चाहिए कि जो यहाँ पे एल है ना, एल स्क्वायर है वो बहुत ही छोटा है, वो एल स्क्वायर बहुत ज़्यादा छोटा है आर स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ देंगे तो केवल एक्स स्क्वायर ही बचा, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमारा मेन जो फॉर्मूला ये मिलता है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2QL इक्वल टू मतलब P हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया। तो यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला मिलता है जी, जो है कि v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई एक्स स्क्वायर, और ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। ठीक है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया फॉर्मूला जी। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, सब दिखाई भी दे रहा होगा। ये फिगर बनाने के बाद ये थोड़ा सा माना कि करके ऐसे एक्सप्लेन करके ये फिगर बना लेंगे, फिर से जैसे हमने ये सब किया हुआ है ना ऐसे ही आराम से करते हुए आएंगे। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही करते हुए आएंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे जी। ये आपका 3 नंबर वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन जी। चलिए जी, आगे हम बढ़े। देखिए, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे इसमें टॉपिक है, लगभग ये सभी आपको हो सकता है कि पहले पढ़ लिए हैं, पर बेनिफिट आपका ये है ना, हो सकता है स्टूडेंट थोड़ा सा गैपिंग भी कर दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये तो मुझे पता है। ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको रिवीजन हो रहा है इसी समय, तो और भी बेहतरीन है ना। रिवीजन पे आप उतना समय नहीं देते हैं, मुझे पता है, बट रिवीजन भी इसके साथ साथ हो रहे हैं। तो जो टॉपिक आपको पता है ना, फिर भी उसको पढ़िए, क्योंकि रिवीजन आपका हो जा रहा है। ठीक है ना, इसीलिए। अब देखिए, अगला हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं संधारित्रों की संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। संचित ऊर्जा भी कह सकता है या स्थितिज ऊर्जा भी कहे तो बात वही है। तो संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, संधारित्रों का औसत विभव तथा संधारित्रों पे उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों या संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब औसत विभव और उस पर उपस्थित जो कुल आवेश है उसके गुणनफल को हम संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा, तो संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्या होता है, औसत विभव अगुणे क्या होता है, कुल आवेश। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला है जो आप याद कर लीजिएगा। संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला होता है औसत विभव इनटू कुल आवेश। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी संधारित्रों का कोई भी संधारित्र है तो किसी संधारित्रों का औसत विभव तथा उस संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। आशा करता हूँ परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है ना, बट ये रटना नहीं ना पड़ा, आप कह देंगे परिभाषा क्या कहेंगे, किसी संधारित्र का औसत विभव तथा उसी संधारित्र पर उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल को संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पे हम सिंपल सा अगर निकाल लें तो देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला अगर हम इसको निकालते हैं तो देखिए, U औसत विभव क्या होगा, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई 2 हो जाएगा। ये औसत विभव हो गया। अब कुल आवेश है तो ये Q हो गया। अगर इसको हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ VQ हो जाएगा। हाफ VQ हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा एक संधारित्रों का औसत या संधारित्रों की संचित ऊर्जा का ये एक हमारा फॉर्मूला मिलता है। ठीक है ना, हाफ Q इंटू V होता है।
ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए सबसे पहले एक ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए एक ये संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। दूसरा एक और बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं संधारित्र, हम जानते हैं संधारित्र की जो धारिता है, धारिता C=Q बाई, संधारित्र C=Q/V होता है, Q/V होता है। ये बात हम जानते हैं कि किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई वोल्ट की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं संधारित्र का। यहाँ से अगर हम केवल Q का मान निकाले, इधर ये V गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो Q का जो मान निकलेगा वो C/V निकल जाएगा। ये निकलेगा कि नहीं, ये निकलेगा ना। अब ये जो Q का मान है इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तो देखते हैं क्या निकलता है जी। तो अगर हम रखते हैं तो U हाफ, फिर से V है तो हाफ V लिख दिया, और उसके बाद Q की जगह पर CV लिख देंगे, तो ये C और V रख दिए, तो U हाफ हमने लिख दिया। अब V आपस में, पहले तो C है तो C लिख देंगे, V गुणा होंगे तो V² हो जाएगा। तो देखिए दूसरा एक हमें फिर से ये मिला संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, देख लीजिएगा U हाफ CV²। तो एक तो हमें ये मिल गया स्थितिज ऊर्जा का ही हाफ QV, फिर से यहाँ पे भी मिला CV²। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी मैं प्रूफ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये दोनों सूत्र हैं। अब समझिएगा एक और यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है। देखिए एक और यहाँ पे फॉर्मूला मिला है, यदि हमें केवल यहाँ से V का मान चाहिए तो हम V क्या निकाल सकते हैं जी। अगर V का मान चाहिए तो ये C गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो V का अगर मान निकाले तो Q/C हो जाएगा, Q/C हो जाएगा ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जी मोस्टली। तो अब यहाँ पे जो V का है ना, इसमें रख देते हैं V के जगह पर, इस V के जगह पर ये हम टोटल मान इतना रख सकते हैं, तो वही रखते हैं जी। तो लिखते हैं फिर से यहाँ पे तब U हाफ हमने लिख दिया, C रख दिया, अब V के जगह पर Q/C लिख देते हैं, तो Q/C का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया, उसके बाद U हाफ, उसके बाद C और Q² और C², सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्या हमने, सॉरी जानते हैं यहाँ पे हम नहीं रखेंगे ना, यहाँ पे क्यों रखेंगे भैया। देखिए यहाँ पे नहीं, हम कहाँ पे रखेंगे, देखिए ये जो मान था, ये Q का आवेश का जो Q आवेश था, इसको हमने यहाँ पे रखा था, तो ये फॉर्मूला मिला। अब देखिए इस V के जगह पर ये हम टोटल मान को इसमें रख कर देखते हैं, तो एक और हमें फॉर्मूला मिलेगा, वो देख लेते हैं। तो U देखिए क्या मिलता है, U हाफ, और उसके बाद V के जगह पर हम ये रख देते हैं, तो V के जगह पर Q/C लिख देंगे। अब फिर से देख रहे हैं एक Q इधर गुणा में है, तो ये Q हम गुणा करा देते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा, U क्या निकलेगा, हाफ, और Q आपस में गुणा होगा तो Q², ये Q² हो जाएगा। अब 22C है तो C रख दी है हमने, तो देख लीजिए एक ये भी हमें फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए 3 फॉर्मूला आपको मिला संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीनों में आपको सबसे ज़्यादा ये न्यूमेरिकल के लिए ये टॉपिक यूज होता है। कैसे होगा, क्या पूछेगा, देखिए आपको दे देगा, आपको क्या देगा, संधारित्रों का आपको दे देगा, संधारित्रों की स्थितिज ऊर्जा का मान दे देगा, वहाँ पर V का भी मान दे देगा, वहाँ पर Q का भी मान दे देगा। ठीक है ना, मतलब वहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दे देगा, आपको V का मान दे देगा, Q का मान दे देगा, और स्थितिज ऊर्जा पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे। बट कहीं कहीं पर हमें V का तो मान देगा और Q का मान ना देकर संधारित्र का मतलब धारिता का मान दे देगा, और कहेगा कि U का मान निकालिए। ठीक है, और Q का मान नहीं देगा, C का मान देगा, तो उस समय पर V का मान देगा और C का मान देगा, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे स्थितिज ऊर्जा।
अब कहीं कहीं फिर से क्या होता है कि आपको मतलब भी सी का तो मान देगा धारिता का, बट भी का मान न देकर आवेश का मान दे देगा और कहेगा स्थितिज ऊर्जा यू का मान ज्ञात कीजिए। तो उस समय पर हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे, देख रहे हैं ना, क्यू स्क्वायर बाई सी, दोनों का लगाकर यहां से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है जी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी लिखना है और न्यूमेरिकल के लिए भी ये फॉर्मूले तीनों याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्त, बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे यहाँ पे आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मैं कह सकता हूँ ना हर बार लगभग 2015 से हर बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्या है जी, अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। अपवाह वेग और विद्युत धारा के संबंध स्थापित कीजिए। मतलब सबसे पहले अपवाह वेग क्या होता है, जिसे हम अनुगमन वेग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, तो समझिएगा, लिखा गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब देखिए, ये एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसी तरीके से बहुत सारी जगह इधर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से है जी। अब सपोज डेट ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ये तेजी से गति करते रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। ये इधर से यहाँ पे गया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो इससे इलेक्ट्रॉन से टकराया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो ये यहाँ से फिर से टकरा कर इधर आया, तो यहाँ से इधर टकराया, फिर से इधर आया तो इससे इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर से यहाँ पे गया तो यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से टकराया, फिर से यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है तो इससे टकराया, फिर से इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही टकराया तो फिर से यहाँ पे आ गया, फिर से यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था तो इससे टकराया, तो टकरा रहा है। मतलब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये लगातार इसमें इन दोनों में सतत टक्कर हो रहा है, मतलब लगातार टक्कर हो रहा है। लगातार टक्कर को ही हम सतत टक्कर कहते हैं, ठीक है ना। लगातार टक्कर को ही हम सतत टक्कर कहते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इनके दो सतत टक्करों के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक टकराया तो ये दो टक्करों के बीच, यहाँ पे भी टक्कर हुआ, यहाँ पर भी, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच का जो औसत वेग है उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। तो वही लिखा गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच का औसत वेग को धारा का अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है ना। अनुगमन वेग को हम Vd से दर्शाते हैं। अब Vd इक्वल टू होता है औसत वेग, ठीक है ना। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव बाई 2, यही ना होता है जी। तो यहाँ से अनुगमन वेग का Vd का फॉर्मूला निकलता है V/2। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे अनुगमन वेग का, ठीक है ना। जहाँ पर Vd क्या है अनुगमन वेग, V क्या है अंतिम विभव और 2 क्या है मतलब अंक है कोई भी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। परिभाषा लिखने के बाद ये दो फॉर्मूला आप मतलब यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा एक नया चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे जी। अब वो क्या नई चीज़ क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, विद्युत धारा में संबंध। अब इन दोनों में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन है जी, इसको अब हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए जी, इसको ज्ञात करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो जानना जरूरी है। वो क्या क्या पॉइंट्स है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक धातु का टुकड़ा है, बात को समझिएगा। ये एक क्या है, धातु का टुकड़ा है, ठीक है ना। मतलब एक चालक तार है, ठीक है, जिसमें मान लेते हैं एक धातु का मतलब एक क्या है, एक चालक तार है। तो चालक तार कब होगा, इसमें मान लेते हैं इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है E, ठीक है ना। और ये इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है E। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो है N, इलेक्ट्रॉनों की संख्या N। ये इलेक्ट्रॉन भी मतलब Vd वेग से गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है Vd।
और ये जो चालक तार है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a। और इस चालक में प्रवाहित जो आवेश है वो है Q। मतलब इस चालक में प्रवाहित धारा, इस चालक में एक धारा प्रवाहित हो रही है जो है धारा I, ठीक है ना। तो इतनी बात बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात हमने क्या बताया, माना एक चालक तार है जिसमें I धारा प्रवाहित है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन n है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है ना, जिसका इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है और चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो इस तरीके से माना की करके एक्सप्लेन करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कहना होगा कि सर मुझे आता ही नहीं है एक्सप्लेन करना, तो मैं क्या करूं। भैया सुनना तो आता है ना, लिखना आता है तो सुनकर लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा। मैंने कहा माना एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, जिसमें I धारा प्रवाहित है, जिसमें इलेक्ट्रॉन E है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है। इतना लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे। उसके बाद सबसे पहला हमारे ये काम होगा कि एकांक समय में इस चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। मतलब एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में सबसे पहले ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं तब एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, तो n लिख देंगे। और इलेक्ट्रॉनों का जो कितने क्षेत्रफल में बह रहा है तो a है, तो a लिख देंगे। और किस वेग से गति कर रहा है तो इसका, ये तीनों का गुणा करा देंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पता चल जाएगा। एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, Na × Vd हो जाएगा। अब कहेंगे सर कैसे आपको पता चला कि इतना ही इलेक्ट्रॉन बहेंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्त, आपको भी समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है तो n हमने लिख दिया। फिर से इलेक्ट्रॉन कितने चालक का क्षेत्रफल कितना है उसका भी हम गुणा करा लेंगे, और इलेक्ट्रॉन किस वेग से चल रहे हैं उसका भी गुणा करा लेंगे। जब तीनों का गुणा करेंगे तभी जाकर एक समय में, इकाई समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में पता चलेगी। अब इसी प्रकार एकांक समय की बात है। अब मान लेते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम कर सकते हैं कि t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि कोई पूछ दे तो हम क्या कर सकते हैं जी, तो Na/Vd इंटू हम क्या कर देंगे, मतलब t से हम गुणा करा देंगे इसमें, ठीक है। पहले एकांक समय था तो एकांक समय के लिए यहाँ पे 1 का गुणा कराएंगे तभी तो उतना ही है, और t से हम गुणा करा देंगे तो एकांक t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Na/Vd × t हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब हम सिंपल सी ज्ञात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश हम ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो हम इतना मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो है E, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई है तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है वो E है, ठीक है ना। तब हम क्या कर सकते हैं, तब t समय में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, t समय पर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्या हो जाएगा, तो आवेश Q = क्या हो जाता है, t समय पर जो आवेशों का इलेक्ट्रॉन, मतलब t समय पर इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा Na/Vd है इंटू t है। ये तो एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। और हमें कह रहा है कि t समय में प्रवाहित आवेश ज्ञात करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो है E, तो E से भी हम गुणा करा देंगे तभी तो हमें इलेक्ट्रॉन जो आवेश का मान निकलेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें ये मिल गया जी कि t समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनों पे आवेश Q = Na/Vd × t × E हो गया। इतना हो गया ना, तो ये मिल गया। तब
तब हम एक बात जानते हैं, और वो बात हम क्या जानते हैं, तब हम एक बात जानते हैं कि धारा I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। ये बात आपको पता होगा, धारा I इक्वल टू Q/T होता है। अब I इक्वल टू Q का मान हम यहाँ से रख देंगे NAVD इंटू T इंटू E, ये हमने रख दिया जी। और ये T का जो मान है, ये नीचे T है तो T से हम गुणा करा देंगे। अब नॉर्मल सी बात है, इस T से ये T कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा मिला क्या, मिला यही कि I इक्वल टू ये M की तरह दिखाई दे रहा है, N फिर से NAVD इंटू E, VD इंटू E। तो यहां से हमें क्या मिला, NAVD इंटू E मिल गया, ठीक है ना, NAVD इंटू E मिल गया। तो ये जो हमारा मेन फॉर्मूला मिला, यही है हमारा मेन फॉर्मूला, ठीक है ना। यही है धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध, धारा और अनुगमन वेग के बीच ये संबंध है जी, जो कि हमने यहाँ पे प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ये फॉर्मूला लिखने के बाद ये आप लिखेंगे धारा तथा अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, इसके बारे में एक्सप्लेन करके, और यहाँ से जैसे हमने ये सब लिखा है ना, यहाँ तक लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे। इसको मैं अभी कह दे रहा हूँ, सुनिएगा, ठीक है ना, रियलिटी बात है, 100% इसको तैयार करके ही आपको जाना है। यदि थोड़ा सा अगर कम समझ में आता है तो वीडियो को पीछे ले जाइए, एक बार और सुनिए, समझिए इसको, 100% इसको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, बेहतर। नेक्स्ट, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। तो एक एक प्रश्न को हम जानेंगे जी। सबसे पहले हम आप चुंबकीय प्रवृत्ति को समझते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, ठीक है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है समझिएगा। तो कह रहा है किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रेरण प्रवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, ठीक है। चाई M = I/H होता है, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति का ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये I क्या है, ये I है चुंबकन तीव्रता। तो कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की, ये H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकन तीव्रता तथा उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो यही फॉर्मूला, हमने परिभाषा लिखने के बाद ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, ठीक है ना। चलिए जी, इतना आप समझ गए, ठीक है। अगला हमारा आता है चुंबकशीलता। अब चुंबकशीलता क्या है, तो किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं, ठीक है ना। अब चुंबकशीलता म्यू इक्वल टू क्या होता है, B/H होता है, ये फॉर्मूला होता है जी। अब समझ लेते हैं, सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थ का यहाँ पे B क्या है, चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय प्रेरण है, और यहाँ पे H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी पदार्थ का चुंबकीय प्रेरण और उस पदार्थ की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो ये चुंबकशीलता का क्या है, परिभाषा है, उसके नीचे ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। अंतिम जो हमारा आता है, जो आता है आपेक्षिक चुंबकशीलता।
तो यहाँ पे कह रहा है किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहलाता है। ठीक है ना। चलिए जी, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता को म्यू एम से हम प्रदर्शित करते हैं और म्यू एम इक्वल टू होता है म्यू बाई म्यू नॉट। ठीक है ना, म्यू बाई म्यू नॉट होता है। ठीक है। अब चलिए जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बात बताया जाता है कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है तो किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, ये क्या है, कोई भी पदार्थ की चुंबकशीलता है, पदार्थ की चुंबकशीलता है। ठीक है, ये पदार्थ की चुंबकशीलता है जो म्यू नॉट क्या है, वायु की चुंबकशीलता है, वायु की चुंबकशीलता। ठीक है जी, तो हम यही कह रहे हैं, ये म्यू एम क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो हम क्या यही कह रहे हैं कि कोई भी चुंबकीय पदार्थ है तो किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता तथा वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि परिभाषा लिखने के बाद ये आप फॉर्मूला ज़रूर लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट्स को अभी हम समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए जी, बेहतर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो हमारा आता है टॉपिक, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर लिखिए। देखिए, सिंपल सी बात है, तीनों का अंतर में हमने इस तरीके से लिख लिया है। सभी का आप अंतर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि तीन खाना बनाकर ही आप एक एक करके लिखें। देखिए जी, सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक की ओर प्रतिकर्षित, प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं ना जो प्रबल चुंबक, जो मजबूत चुंबक होता है, शक्तिशाली चुंबक होता है, उससे प्रतिकर्षित होते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। तो ये तो बात आप समझ गए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें नोट्स में एक पॉइंट्स आपको याद रखना है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ठीक है ना। मतलब प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है, ठीक है ना, मान लेते हैं सपोज दैट ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, ये एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, इसको हम धागे में बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, लंबवत क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो जाएगा। ठीक है ना। तो वही बात कहा जा रहा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ, वह पदार्थ जो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब प्रबल चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित हो जाएंगे, उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। नोट्स में एक पॉइंट से याद रखेंगे, इसे चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, और इसमें क्या हो जा रहा है, लंबवत हो जाता है। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ लंबवत हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। अगला आता है लौह चुंबकीय पदार्थ, वे पदार्थ जो दुर्बल चुंबक से आकर्षित होते हैं, कमजोर जो चुंबक है ना उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, तो उसे हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। नोट्स में याद रखेंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र में, मतलब इसे चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, इसे हम चुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थ को स्वतंत्रता पूर्वक हम धागे में बांधकर लटकाएंगे ना चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये लंबवत हो जाएगा। और ये अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ को भी लटकाएंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएंगे। तो ये सभी अंतर है जी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ेंगे। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम दिखाई दे रहा है ना। चलिए जी, चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, आशा करता हूँ दोस्त आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एक मात्र आपको टॉपिक में दूंगा जिसको आपको पढ़ना है, वो है एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इतना लिखकर अंत में आप ओनली ब्रदर सर इतना लिखकर सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर। आप लिखेंगे एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको मिलेगी, वहां से आपको बहुत ही आसानी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल ये टॉपिक आप तैयार करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने करा दिया है, ठीक है ना, भले ये टाइम थोड़ा सा लेट लग गया है इसलिए, और ये थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, इसको कराएंगे 30 मिनट और लग जाएंगे, वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको आप वीडियो देख लिए, इसको आप ज़रूर एक नोट डाउन कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले, ठीक है ना, ये आपको वीडियो मिल जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, ये सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। 2 नंबर वाले भी वीडियो, 2 नंबर वाले ये 3 वीडियो मिलेंगे, फिर से 3 नंबर वाले भी वीडियो अगर होंगे तो वो भी अवेलेबल आपको करा दिए जाएंगे। अभी तो कराए नहीं गए हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद ये वीडियो आप देखेंगे तब तक करा दिए गए होंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज इंस्टा पे अगर हमें फॉलो कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे कोई भी डाउट हो ना तो वहाँ से आप हमें पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे, जहां पर आपको जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं सब प्रोवाइड आपको किया जाएगा। और जो पेड पीडीएफ है उसको तो आपको पता ही है, तो वो भी आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके पता कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।